नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है जो कि है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, इसकी आज ये 19वीं क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे जंतु ऊतक का पार्ट फर्स्ट। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके के जंतुओं के अंदर ऊतक पाए जाते हैं और वो ऊतकों के क्या प्रकार होते हैं और ये ऊतक हमारे शरीर में क्या करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों की जानकारी हम इस लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। तो इस ऊतक के बारे में मैं आप लोगों को, जब मैं पादप ऊतक आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो पादप ऊतक वाले लेक्चर में भी मैं सिर्फ जनरली इस ऊतक के बारे में काफी अच्छी तरीके से बता चुका हूं। तो यहां पर भी एक बार और देख लेते हैं क्या है। हम ऊतक किसे कहेंगे? तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अपने उद्गम का मतलब क्या है? उत्पत्ति, संरचना मतलब वो दिखता किस तरीके से, कार्य किस तरीके का करता है, एक समान हो, ऊतक कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या करती हैं? कोशिकाएं आपस में मिलकर एक विशेष कार्य को परफॉर्म करती है। ठीक है, एक विशेष कार्य को सारी की सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही काम को करती है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? कोशिकाओं के इस समूह को हम ऊतक कहेंगे। जो उद्गम यानी उनकी उत्पत्ति की अगर बात करें, तो अगर मान लेते हैं कि जैसे एक कोशिका है, इस कोशिका का अगर कोशिका विभाजन होता है तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है। इसका मतलब हर एक कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ होगा और ये सभी मिलकर एक ही विशेष कार्य को करती हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ सिंपल सी चीजें, जैसे ये चीजें भी आप लोगों को पता होगा कि किससे चीजें क्या मिलकर बनती है। जैसे कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक बनाता है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र मिलकर पूरा शरीर बनाता है। तो चलिए इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर क्या है, तो आप देख सकते हो ये है कोशिकाएं। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक कोशिका है और ये ढेर सारी कोशिकाएं, आसपास और भी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं जब एकत्रित होती है और एक विशेष कार्य को करती है, तो इनसे मिलकर क्या निर्माण होता है? ये ऊतकों का निर्माण होता है। तो ये एक ऊतक का डायग्राम है। तो ये इस तरीके से ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? ऊतकों का निर्माण करती हैं। फिर ऊतकों से बनता है एक अंग। जैसे अब हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे आंख, मस्तिष्क, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। खैर लंग्स और फेफड़े एक ही बात होती है, काफी सारे अंग पाए जाते हैं। तो उन्हीं अंगों में से एक अंग का एक एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूं किसके बारे में? हृदय के बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये इसी तरीके से आप समझते जाइए। कोशिकाओं ने मिलकर ऊतक बनाया, ऊतक ने मिलकर अंग बनाया और यह अंग हमने एग्जाम्पल में कौन सा लिया है? हृदय लिया है। अब ये हृदय क्या करता है? तो ये हृदय एक विशेष काम के लिए बना हुआ होता है। तो ये हृदय ने मिलकर मेनली इसका काम क्या है? ये दूसरे ऑर्गन्स के साथ में थोड़ा सा कंबाइंड होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा रूपरेखा बनाता है और ये सभी दूर क्या करता है? ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये देखिए, ये जैसे कि एक अंग है। अब इसी तरीके से क्या हो गया कि हमारे फेफड़े भी हो गए, तो फेफड़े भी एक तरीके के अंग हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं, जिनमें एक समन्वय होता है कि किस अंग के बाद कौन सा अंग कार्य करेगा। ये सारा उनके बीच में एक समन्वय स्थापित होता है और इस तरीके से अंग तंत्र से संपूर्ण संरचना को ही हम क्या कहते हैं? हमारी बॉडी कहते हैं, हमारा शरीर कहते हैं। ठीक है, तो ये शरीर के जिस तरीके से हम इसमें चलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हर एक वो जैविक क्रियाएं कहीं ना कहीं उसका बेसिक स्वरूप या इसका इकाई स्वरूप इन कोशिकाओं की वजह से ही होता है। तो इस कोशिका के लेक्चर को हम काफी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसके लास्ट लेक्चर्स। आप प्लेलिस्ट में जाकर कोशिका को देख सकते हैं। अब हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? तो इस लेक्चर में हम लोगों को बेसिकली ऊतकों के बारे में पढ़ना है और ऊतक में भी हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और जंतु ऊतक में भी विशेषतः हम किसे ओरिजिन में लेकर पढ़ेंगे? मनुष्य को ओरिजिन में लेकर पढ़ेंगे, यानी मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों की बातें करेंगे। आई होप चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखते जाइएगा, यहां पर और सारी चीजें क्या है कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। वही चीजें जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डायग्राम वाइज समझाने की बात करी है, वही चीजें लिखी हुई है।
एक समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसा कि लास्ट मैंने आप लोगों को डायग्राम वाइज समझाया, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आप लोगों को क्या है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट हमारे सामने क्या है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, औतिकी कहा जाता है या ऐसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। देखिए बहुत बार एग्जाम में देखिए हिंदी मीडियम वाले विशेषकर जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या है कि औतिकी शब्द याद रख के ही काम न करें, वो हिस्टोलॉजी भी याद रखें, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में कुछ इस तरीके से हिस्टोलॉजी करके आप लोगों को लिखा हुआ आ जाएगा हिंदी में। ठीक है, और अगर आप औतिकी याद करके गए हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग हिंदी मीडियम वाले दोनों ही नाम अच्छी तरीके से याद रखें। अब हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मेयर ने किया था, यानी मेयर ने हिस्टोलॉजी नाम दिया। ठीक है, जबकि मार्सेलो को हिस्टोलॉजी का पिता कहा जाता है। ये भी बात आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि हिस्टोलॉजी को या औतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मार्सेलो को औतिकी का पिता कहा जाता है। अब मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या, ये आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे सीधे याद रखने वाली है कि कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है। और एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो वो 206 हड्डियां होती है। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब साथ ही साथ में मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की बात कर लें, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है जिसका नाम है ग्लूटियम मैक्सिमम, ठीक है, या मैक्सियम। ठीक है, तो ग्लूटियम मैक्सियम ये कहां पाई जाती है, तो ये कुल्हे की मांसपेशियां होती है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है जिसका नाम है स्टेपीड्स। अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कहां पाई जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये कान में पाई जाएगी। क्यों कान में पाई जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि कान में ही सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हमको देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि इस स्टेप्स हड्डी को ही नियंत्रित या इससे ही जुड़ी हुई मांसपेशी का नाम है स्टेपडियस। ओके, यहां तक मैं आई होप आप चीजों को समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो स्टेपिडियस ये क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। चलिए अब जंतु ऊतक के प्रकार हम देख लेते हैं। तो जंतु ऊतक को हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या 4 भागों में हम इसे पढ़ेंगे। पहला है उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है पेशी ऊतक जिसे मस्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है। संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और लास्ट है तंत्रिका ऊतक जिसे नर्व्स टिश्यू कहा जाता है। तो बेसिकली ध्यान से देखिएगा कि ये उपकला, देखिए अब देखिए आप लोगों को अब चीजें समझ में आ रही होगी कि जंतु ऊतक के ये 4 हिस्से हैं, तो इन चारों हिस्सों को एक लेक्चर में कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए जंतु ऊतकों के भी मैं 2 से 3 लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाऊंगा। चलिए तो सबसे पहले हम उपकला ऊतक को देखते हैं। जब जंतु ऊतक के प्रकार में हम उपकला ऊतक को देखते हैं, तो ये है कुछ उपकला ऊतक। ठीक है, अब ये उपकला ऊतक, तो इसकी विशेष बात आप लोगों को क्या ध्यान में देनी है। सबसे पहले उपकला ऊतक ध्यान से समझते जाइएगा कि हम किसके बारे में विशेषकर बात कर रहे हैं, इस उपकला ऊतक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जंतु ऊतक का पहला प्रकार है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में इस तरीके से अरेंज रहती है। जैसे एक कोशिका यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ पर, इस तरीके से क्या है कोशिकाएं यहाँ पर एक दूसरे से अरेंज रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक विशेष चीज, यहाँ पर आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर आखिर क्या है, नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये वाला चीज क्या है, तो यही सबसे उपकला ऊतक को, यही जो है बहुत ही खास बनाती है। उसका रीजन क्या है, इसे ही आधार झिल्ली कहा जाता है। अब आधार झिल्ली का मतलब क्या है, इसे ही अंग्रेजी में बेस मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इसे बेस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, इसका काम क्या है, इसका ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है उपकला ऊतकों के लिए। देखिए अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि उपकला ऊतक एक तरीके से आप इसे इस तरीके से एग्जाम्पल वेज समझ सकते हैं कि आप जब अपने घर के अंदर टाइल्स लगाते हो,
तो टाइल्स में क्या होते होते एक टाइल्स के साइड में दूसरी टाइल्स, तीसरी टाइल्स, चौथी टाइल्स, ये टाइल्स लगाते हो। लेकिन उस टाइल्स को लगाने के लिए सबसे मेन चीज क्या है, नीचे का आधार होना जरूरी है। अब वो आधार उसे क्या काम करवाता है, तो वो जो आधार है उस आधार में आप क्या करते हो, जो पतली सी रेत आती है, गिट्टी जो आती है बारीक बारीक वाली गिट्टी, उस गिट्टी को बिछाते उसमें अंदर सीमेंट मिलाकर, और वो सीमेंट ही क्या करती है, इसके लिए आधार का काम करती है, इसे चिपकाए रखने का काम करती है। तो बस उसी तरीके से हर एक उपकला ऊतक के नीचे आधार झिल्ली होती है, और ये आधार झिल्ली क्या होती है, ये पूरी की पूरी एक तरीके से जीवित होती है। ठीक है, जीवित झिल्ली होती है ये। अब ये जीवित झिल्ली होती है, ये क्या, तो इन्हीं के ऊपर क्या होती है, कोशिका व्यवस्थित होती है, इन्हीं के ऊपर कोशिका जमी हुई रहती है, अरेंज रहती है। अब ये करती क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कोशिका को पोषण प्रोवाइड करवाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे इस कोशिका को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, विटामिन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, साथ ही साथ में इसे ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये सभी कुछ कहां से, इस आधार झिल्ली, इस बेस मेम्ब्रेन से ही इसे प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा, बेस मेम्ब्रेन यहाँ पर उपकला ऊतक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलिए अब और भी चीजें हम देख लेते हैं, यहाँ पर उपकला ऊतक के प्रमुख गुण देख लेते हैं। तो ये जंतुओं के शरीर को सुरक्षा एवं आवरण प्रदान करने वाला ऊतक होता है। इसका मतलब देखिए कि ये उपकला ऊतक से ही क्या होगा, जैसे अगर एक कोई भी हम इंसान बना लेते हैं, ठीक है, एक कोई सा भी, ये इस तरीके से एक इंसान की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसकी पूरी जितनी ऊपरी त्वचा आप देखते हो वो सारा का सारा जो है वो एक उपकला ऊतक ही है। ठीक है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा किस तरह से, क्योंकि क्या होता है कि जैसे सबसे पहले चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, ये ऊपरी परत ही इस चोट को झेलती है और फिर उसके इफेक्ट को बहुत ही मिनिमाइज करके अंदर के ऑर्गन तक पहुंचने देती है। चलिए आगे देखते हैं कि उपकला ऊतक में कोशिका के मध्य, ठीक है, कोशिका के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। इसका मतलब आप लोग देख पा रहे हो, जैसे ये एक कोशिका है, दूसरी कोशिका ये है, तो ये कोशिका बड़ी ही अच्छी तरीके से एक दूसरे से अरेंज रहती है, इनके बीच में यहां पर कोई गैपिंग नहीं देखने को मिलती। अब इनकी कोशिकाएं मिलकर एक बहुत सी लंबी परत का निर्माण करती हैं। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आया, बेस मेम्ब्रेन, उसके साथ में एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, इसके साइड में और कोशिका इकट्ठी होकर एक बहुत लंबी पतली चादर का जैसा निर्माण करती है, जिसे हम त्वचा कहते हैं। और यह शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो उसकी त्वचा है। अब आगे हम देखते हैं कि ये ऊतक हमारे शरीर को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि यहां पर भी यही बात समझ में आ रही है। इन ऊतकों की कोशिकाएं एक पतली, अब ये देखें, ये ई वाला पॉइंट है, ये बेस मेम्ब्रेन यानी आधार झिल्ली के ऊपर है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर से। इन ऊतकों की कोशिकाएं एक पतली म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कोलेजन तंतुओं की बनी कोशिका रहित जीवित झिल्ली पर स्थित होता है। अब देखिए, यानी इस बेस मेम्ब्रेन के ऊपर ये जीवित तो रहते हैं, लेकिन इनके अंदर खुद की कोई कोशिका नहीं होती है। ये बात आप लोगों को विशेषकर याद रखना, इस आधार झिल्ली पर जीवित होती है, जिसे आधार झिल्ली या बेस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इनमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव रहता है। भाई किसकी बात कर रहे हैं, तो बेस मेम्ब्रेन की बात ही कर रहे हैं ये। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पर ये याद रखिएगा, बेस मेम्ब्रेन यानी आधार झिल्ली में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इन ऊतकों की कोशिकाओं को पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा प्राप्त होता है। तो ये बात भी एक इंपॉर्टेंट बनाती है उपकला ऊतक को। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अब उपकला ऊतक के बारे में और कुछ इसके प्रमुख कार्य, तो उपकला ऊतक के हम कार्यों को देख लेते हैं। ये हमारे शरीर को बाहरी आघातों से बचाती है। ये मुख, अब देखिए ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये उपकला ऊतक, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आपको क्या होगा कि ये उपकला ऊतक का मतलब ये है कि शरीर के आपको हमेशा बाहर दिखेगा। ये शरीर के अंदरूनी परत का भी निर्माण करते हैं। अब अंदरूनी परत का निर्माण करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये एक मनुष्य है, तो जैसे ये मुंह खोल के, अगर यहाँ से ये मुंह खोल के देखिए, बड़ा अच्छा सुंदर सा मनुष्य बन गया है, तो ये मुंह खोल के जब हमको बताता है तो मुंह के अंदरूनी परत का निर्माण भी करते हैं, अंदरूनी अंगों का निर्माण भी इन्हीं उपकला ऊतकों की वजह से होता है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, मुख में, आहार नाल की आंतरिक परत में भी मिलते हैं।
ये क्या काम करते हैं? तो इनका अवशोषण, इनका विशेष काम होता है जल का अवशोषण और पोषक पदार्थों का अवशोषण। उत्सर्जन भी करते हैं, ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा पसीने के रूप में। तो ये त्वचा के जब बाहरी परत के ऊपर बात करते हैं तो यहीं से पसीना निकलता है। इस पसीने के माध्यम से उत्सर्जित पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने के लिए उपकला ऊतक कार्य करते हैं। अब उपकला ऊतक को हमको और थोड़ा सा डिटेलिंग में समझने के लिए उपकला ऊतक के हम टाइप्स देख लेते हैं। तो उपकला ऊतक को हम 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अब 5 प्रकार के उपकला ऊतक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सरल शल्की उपकला ऊतक, जिसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सरल बहुस्थलीय उपकला ऊतक, सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सरल घनाकार उपकला ऊतक, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, सिंपल कॉल्यूमर एपिथेलियल टिश्यू। सरल पक्षमाभी उपकला ऊतक, सिंपल सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए उपकला ऊतक के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम इसे विशेषतर समझते जाएंगे, काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आता जाएगा। बस आप शांति से और हर एक चीज को थोड़ा सा आप अगर अपने नोट करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी और एक बहुत ही प्रॉपर वे में आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। चलिए तो हम सबसे पहला ऊतक पढ़ते हैं। तो जंतु ऊतक के प्रकार में उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं। वो उपकला ऊतक का पहला पार्ट हम देख रहे हैं सरल शल्कीय उपकला ऊतक, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। चलिए तो ये जो होता है वो बेसिकली इस तरीके से दिखता है। तो अभी तक एपिथेलियल का जो जब ब्रॉडली मैंने बताया था तो वो भी कुछ इस तरीके से था। तो ये है सरल शल्कीय उपकला ऊतक। चलिए इसके रचना हम देख लेते हैं। तो इसकी रचना किस तरीके से होती है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। तो इस प्रकार के ऊतक में कोशिका केवल एक स्तर पर जमी रहती है। अब एक स्तर पर जमी रहती है इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा समझिए कि जैसे ये एक कोशिका यहाँ पर जम गई, दूसरी कोशिका यहाँ। अब इनके ऊपर कोई कोशिका की परत नहीं होगी। बिल्कुल इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, हमारे घर के फर्श पर लगने वाली टाइल्स इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या होता है, हम घर पे जब टाइल्स लगाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि टाइल्स हमने एक टाइल्स की परत बिछा दी फिर उसके ऊपर दूसरी टाइल्स, तीसरी टाइल्स, ऐसा नहीं बिछाते हम लोग। तो बिल्कुल उसी तरीके की ये होती है, मतलब कोशिकाओं का एक ही स्तर यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही कोशिकाएं बहुत ही पतली होती हैं, चपटी होती है। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई तो ज्यादा है लेकिन इसकी मोटाई कैसी है, यहाँ पर कम होती है। परंतु इनकी रचना अनियमित होती है। अब रचना अनियमित का मतलब क्या है कि देख सकते हो आप कि यहाँ पर क्या हो सकता है कोई सी कोशिका यहाँ पर बड़ी दिखे, कोई सी कोशिका छोटी दिखे, किसी का शेप अलग तरीके से दिखे, किसी का शेप अलग तरीके से दिखे। तो ये इसमें हो सकता है। चलिए अब कहां पर ये उपस्थित होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कहाँ होते हैं, तो ये ऊतक मुख में हमको, यानी मुख में भी कहां पर, मुख के अंदरूनी दीवारों पर, आहार नाल के आंतरिक दीवारों पर स्थित होते हैं। ये ऊतक इन अंगों को चोट लगने से बचाते हैं। चलिए तो कहाँ ऊतक देखने को मिलेंगे, तो ये जैसे कि मैंने एक डायग्राम आप लोगों के लिए लाया हूं, तो ये डायग्राम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कहाँ पर स्थित होता है। तो मुख के अंदर की जितनी भी पूरी हम दीवारें देखते हैं ना, ये तो अंदर की जो परत है वो परत बनती है इन्हीं सरल शल्कीय उपकला ऊतकों के वजह से। साथ ही साथ में ये हमको आहार नाल में भी देखने को मिलती है। तो ये होती है आहार नाल। जब खाना यहाँ से खाया जाता है तो खाने का निवाला क्या होता है, मुख के बाद अमाशय तक पहुंचता है। तो मुख के बाद अमाशय तक जिस रास्ते पे पहुंचता है उसे आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल की भीतरी दीवारों पर भी क्या होता है, ये ऊतक पाया जाता है। कभी कभार क्या होता है, इन ऊतकों के अंदर क्या होता है, इस तरीके का छिद्र हो जाता है। इसे ही पेट के छाले भी कहा जाता है। ये कहीं दूसरी वजह से हो सकता है। आई होप अब चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। सरल शल्कीय उपकला ऊतक यानी सिंपल स्क्वेमस टिश्यू के बारे में काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम अगले ऊतक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हम उपकला ऊतक का सेकेंड टाइप देख रहे हैं जिसका नाम है सरल बहुस्थलीय उपकला ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलिए तो ये अब देख पा रहे होंगे कि ये देखिए मेन तो क्या है कि अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो इसका मतलब क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू के लिए ये बेस मेम्ब्रेन नीचे की पक्का होगी ही होगी।
तो जितने भी हम उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं उसके अंदर बेस मेम्ब्रेन तो होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सरल शल की उपकला ऊतक या सिंपल स्क्यूमेज टिश्यू से क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहां पर कोशिकाओं की एक लेयर थी, एक स्तर थी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि एक से ज्यादा स्तर यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं कोशिकाओं के। ठीक है, चलिए इसकी रचना। तो ये एक प्रकार के ऊतकों में कोशिका की एक से अधिक परतें पाई जाती है। मतलब इस प्रकार के ऊतकों में कोशिकाओं की एक से अधिक परतें पाई जाती है जो अंगों को चोट लगने से बचाती है। देखिए काफी सारे ये गद्दे जैसा काम करती है जो अंगों को चोट लगने से बचाती है। चलिए अंगों में उपस्थित कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा ये, तो ये जंतुओं की त्वचा इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। तो याद रखिएगा जंतुओं की त्वचा कौन सी, ये बाहरी त्वचा की अगर हम बात करते हैं तो बाहर से हम जो हमारी स्किन देखते हैं, हमारे चेहरे की स्किन देखते हैं, वो सारी की सारी इसी बहुस्तरीय उपकला ऊतक या सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है जो शरीर का सबसे बड़ा अंग निर्माण करती है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए इनके कार्य, तो इन ऊतकों की कोशिकाओं से पसीना निकलता है, ठीक है, जो ताप नियंत्रण करता है। इससे एक प्रकार का तेलीय पदार्थ भी निकलता है जो क्या काम करता है, जो पानी के वाष्पन को कम करता है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ क्या होता है, सीधी सी बात है, इन्हीं के यहाँ से क्या होता है, पसीना बाहर होता है ताकि शरीर ताप नियंत्रित कर सके। साथ ही साथ में आप लोगों ने अक्सर चीजें देखी होगी कि हमारी स्किन क्या होती है, ऑयली हो जाती है। ऑयली का मतलब स्किन से भी क्या होता है, एक ऑयल तरीके का पदार्थ निकलते रहता है। ये ऑयल की परत पूरे शरीर को ढक लेती है जिसकी वजह से शरीर का बहुत ज्यादा पानी जो है वो पसीने के रूप में बाहर न निकल जाए, इस बात को नियंत्रित करती है। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो यहां तक हम लोगों ने सरल उपकला ऊतक और सरल बहुस्तरीय उपकला ऊतकों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ठीक है, बाकी की सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए अगले पार्ट में लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ में आप हमारे चैनल एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहली बार आपको मिल सके। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।